ज्वालामुखी विस्फोट में जो लावा बाहर आता है वह कौन से मंडल से आता है? दुर्बलता मंडल से आता है। ठीक, ये बात आप समझ गई। और दुर्बलता मंडल का जो की गहराई है वो कितनी है? 400 किलोमीटर है, जबकि ऊपरी मंडल की जो गहराई है वह 700 किलोमीटर तक है। परंतु उसमें से भी 400 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो दुर्बलता मंडल पाया जाता है जहां पर लावा पाया जाता है। ठीक, ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत जो है वो दुर्बलता मंडल ही है। यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है और आपकी जानकारी में होना चाहिए कि जो है जो ज्वालामुखी विस्फोट में जो लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलता है वह किस भाग से निकल करके बाहर आता है, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। उस भाग की गहराई कितनी होती है? 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूं कि 700 किलोमीटर का जो भाग है वह ऊपरी मेंटल कहलाता है। और जबकि 2900 किलोमीटर यानी कि 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के जो बीच का एरिया है यह निचला मेंटल के नाम से जाना जाता है। तो ऊपरी मेंटल प्लस निचला मेंटल दोनों मिलाकर के जो है वो मेंटल कहलाते हैं। अब आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जो ये मेंटल की परत है, पृथ्वी की जो मेंटल परत है वह किस किस से मिलकर बनी है। तो यह जो परत है वह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। ये जो परत है वो किस किस से मिलकर बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। ये वाली जो परत है ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। यानी कि ये वाली जो परत है ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ये जो मेंटल परत है ये किस किस से मिलकर बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। इसीलिए इस परत को सीमा के नाम से भी जाना जाता है। इस परत को किसके नाम से भी जाना जाता है? सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ बच्चों आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ मैंने अभी बताया कि जो भूपर्पटी है वह जो है सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है। सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता के कारण इसे सियोल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो मेंटल जो परत है भूमि की वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। इसलिए इस परत को सीमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम भूमि की आंतरिक संरचना की परतों की बात करें तो इसे हम भूपर्पटी या मेंटल ना कह करके हम इसे सियोल या सीमा भी कह सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम तीसरे भाग की ओर चलते हैं जिसे कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। जबकि इसी को अगर हम गहराई के आधार पर देखें, हम इसको गहराई बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो बाह्य क्रोड है उसकी गहराई कितनी है? 5259 किलोमीटर तक पाई जा रही है। यानी कि 29,000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर से ये जो है वो 5259 किलोमीटर की गहराई के बीच में ये जो है पाई जा रही है। यानी कि 2900 किलोमीटर से 5259 किलोमीटर के बीच का जो भाग है उसे बाह्य क्रोड के नाम से जाना जाता है। जबकि 5259 किलोमीटर से और 6371 किलोमीटर के जो बीच का भाग है ये भाग जो है वो आंतरिक क्रोड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई? यानी कि क्रोड का जो भाग है, क्रोड का जो भाग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तीसरा और अंतिम भाग जो है वह क्रोड है। और क्रोड को यहाँ पर मैंने दो भागों में बांट दिया है। यानी कि क्रोड का जो भाग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ठीक, मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अब हम तीसरे भाग की बात कर रहे हैं, क्रोड। यानी कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? क्रोड। और सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भूपर्पटी। तो फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्य का भाग क्या कहलाता है? मध्य का भाग कहलाता है मेंटल।
ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गई होगी बात। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड और मेंटल की जो सीमा है, यानी कि यहाँ मेंटल की सीमा समाप्त हो रही है और यहीं से जो है क्रोड की सीमा प्रारंभ हो रही है। यानी कि क्रोड और मेंटल की सीमा कहां पर है? 2900 किलोमीटर पर है। और 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर के मध्य में भूमि की आंतरिक परत, जो अंतिम परत है जिसे क्रोड के नाम से जाना जाता है, वह पाई जाती है। ठीक है, क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, जैसा कि मैंने बताया, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है। ये बात ध्यान रखेंगे कि बाह्य क्रोड जो है वो कैसी अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है? बाह्य क्रोड जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाई जाती है। आंतरिक क्रोड किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि बाह्य क्रोड किस अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। क्रोड भारी पदार्थों, मुख्यतः लोहे और निकिल से बना है। भारी धातुओं निकिल एवं लोहे से बनी होने के कारण ये परतें किससे बनी हुई हैं? निकिल और लोहे से। देखिएगा, ये परतें जो है वो निकिल और लोहे से बनी हैं। निकिल और लोहे से बनी होने के कारण इस परत को हम निफे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इस परत को? निफे। इस परत को निफे के नाम से जानते हैं। यानी कि यहां आप ये समझ गए होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम भूपर्पटी, मेंटल या क्रोड के भूपर्पटी, मेंटल या क्रोड के नाम को हम इस प्रकार भी जान सकते हैं। इसको कैसे, किन नामों से जानते हैं? भूपर्पटी को स्याल के नाम से जाना जाता है, मेंटल परत को जो है वो सीमा के नाम से जाना जाता है, और अभी अभी मैंने बताया क्रोड परत को हम जो है वो निफे के नाम से जानते हैं। तो अब यहां समझने की जरूरत यह है कि सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होने के कारण भूपर्पटी को स्याल कहा जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होने के कारण मेंटल परत को सीमा के नाम से भी जाना जाता है, और जबकि निकिल और लोहे की प्रधानता होने के कारण जो है क्रोड परत को निफे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस पर आधारित जो छोटे छोटे प्रश्न होंगे वो आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से मैं आप तक भेजूंगा, लेकिन यहाँ केवल जो वीडियो के माध्यम से आप चैप्टर को समझने का प्रयास करें। ये बात अपने दिमाग में रखें कि चैप्टर समझ में आना चाहिए। वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें। ठीक है, आगे चलिएगा। अब हम चर्चा करते हैं सेल। बात किसकी करते हैं? सेल की करते हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, सेल का अध्ययन करेंगे कि हम यहाँ पर जो है पहले ये बात समझने का प्रयास करें कि सेल के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है नी, तो देखिएगा, ध्यान दें। तो अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे सेल। तो चलिए आइए, तो अब हमारा टॉपिक होगा सेल। ठीक है, तो हम अध्ययन करेंगे सेल का। चलिएगा, ध्यान दें। सेल या चट्टान खनिज के मिश्रण से बना पदार्थ है, यानी कि खनिज के मिश्रण से बने पदार्थ को हम सेल कहते हैं। खनिज के मिश्रण से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक, ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। ये सेलें कठोर भी हो सकती हैं, मुलायम भी हो सकती हैं। ठीक है नी। और आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती है वह पत्थर का होता है। जिस सिलबट्टे पर आपकी मम्मी मसाला पीसती हैं या चटनी वगैरह बनाती हैं वो काय का होता है? वह मसाला जो पीसा जाता है वह कठोर पत्थर होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहे हैं, छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहे हैं वह भी पत्थर की बनी होती है। आपके गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी सेल
या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। आइए जानें कि सेल या चट्टानें कैसे बनती हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक में, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि सेल या मिट्टी कैसे बनती है, या इसके हम कितनी अपनी भूमि में जो है, जो हमारी भूमि की आंतरिक संरचना है उसमें ये जो सेल कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो इनके मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। तो इन्हीं तीनों सेलों की हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।